गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज मैं वीडियो बनाऊंगा इकोनॉमिक्स की। बहुत समय से अकाउंट्स पढ़ रहे थे, अब इको पे आते हैं वापस। इकोनॉमिक्स में दो बुक्स हैं, एक इंडियन इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने शुरू किया था और इसके पहले की जो इको की वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 12th की, उसमें हमने लेसन 1 को कंप्लीट किया हुआ है। आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 क्लास 12 इकोनॉमिक्स मैक्रो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम इन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनके बारे में मैंने यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर इनकम और उसके बाद है ट्रांसफर इनकम। ये फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम बच्चों होता है डुअल साइडेड। डुअल साइडेड का मतलब आप कोई सर्विस देंगे या गुड्स देंगे तो आपको पेमेंट मिलेगा, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम। जैसे आपने लैंड दिया हुआ है किसी फैक्ट्री को प्रोडक्शन के लिए, तो लैंड के बदले आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। अगर आप किसी फैक्ट्री के लिए लेबर कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बदले में आपको मजदूरी मिलेगी, वेजेस मिलेगा या तो सैलरी मिलेगा। वेजेस जनरली लोअर लेवल के वर्कर्स के लिए यूज होता है, सैलरी हाई लेवल पे वर्कर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। अगर आप कैपिटल देते हैं तो बदले में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब फैक्टर इनकम जो है ये डुअल साइडेड है। मतलब आप कुछ सर्विस या प्रोवाइड करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। मतलब आप प्रोडक्शन के लिए कुछ देंगे, अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके आपको पेमेंट मिलेगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, इनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसको मैंने आपको फर्स्ट लेसन में भी समझाया था। एक और होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। इसका मतलब इट्स एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। आप काम में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन में तो आपको पेमेंट मिलेगा, उसी को कहते हैं फैक्टर इनकम। डुअल साइडेड। जैसे एज ए टीचर मैं पढ़ाता हूं बच्चों को तो मुझे उनसे फीस मिलती है, तो ये भी डुअल साइडेड है। ठीक उसी तरह आप लैंड देंगे प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री ओपन करने के लिए, तो आपको रेंट मिलेगा। अगर आपने लैंड को लीज पे दिया हुआ है, आप मजदूरी करेंगे, काम करेंगे फैक्ट्री के लिए, आपको बदले में वेजेस और सैलरी मिलेगा पेमेंट के रूप में। इसके बाद कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। तो ये सब जो है ये फैक्टर इनकम के अंडर में आएगा। मतलब लैंड है तो रेंट, लेबर करेंगे तो वेजेस, कैपिटल देंगे तो इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो प्रॉफिट। तो ये इनकम हो कैसे रहा है? आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके आपको इनकम हो रहा है। तो इसे कहते हैं फैक्टर इनकम, अर्निंग कॉन्सेप्ट। बिकॉज आप ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ प्रोवाइड करेंगे तो आपको इनकम होगा, और ये डुअल साइडेड है। ठीक है। ट्रांसफर इनकम ये वन साइडेड होता है। ट्रांसफर इनकम जो है ये वन साइडेड होता है। जैसे मान लीजिए गिफ्ट, मोदी जी युगांडा गए तो युगांडा के प्रेसिडेंट ने मोदी जी को 50 गायें गिफ्ट की, तो क्या बदले में हमने एज अ कंट्री कुछ किया था युगांडा के लिए? नहीं, गिफ्ट मिला। तो ये वन साइडेड है। ठीक है। इसके अलावा पेंशन। पेंशन किनको मिलता है? जो काम से रिटायर हो गए हैं। क्या अभी वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के लिए? नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं, तो बिना काम के उनको पैसे मिल रहे हैं। तो पेंशन भी किस में आ जाएगा? ट्रांसफर इनकम। स्कॉलरशिप। अब आप बोलेंगे सर बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, देश के लिए फ्यूचर है वो। बिल्कुल सही कहा बच्चों, आप सब देश के फ्यूचर हैं, लेकिन इकोनॉमिकली बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं।
इकोनॉमिकली क्या वो कुछ प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं? जैसे कोई वर्कर फैक्ट्री में काम करके फैक्ट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप फ्यूचर है देश का, लेकिन इकोनॉमिकली आप देश के लिए भी आप कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। तो अगर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है तो वो भी क्या है? ट्रांसफर इनकम। तो स्कॉलरशिप, गिफ्ट, पेंशन, ग्रांट, कोई सब में मदद मिल गई। जब केरल में बाढ़ आया था, यूएई की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ की मदद दी थी, तो वो भी ग्रांट है, हेल्प है। क्या उसके बदले हमने यूएई को कुछ दिया था? नहीं। तो गिफ्ट, ग्रांट, पेंशन, स्कॉलरशिप, ये सब ट्रांसफर इनकम है, और ये वन साइडेड है क्योंकि इनके बदले आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा। स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, अभी देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। गिफ्ट ऐसे ही मिल रहा है, पेंशन, लोग रिटायर हो गए, अभी इकोनॉमिकली वो कुछ काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं तो वो सैलरी मिलेगा, तो फैक्टर इनकम में आएगा। ट्रांसफर इनकम, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ कंट्रीब्यूट किए, बिना कोई सर्विस दिए अगर आपको पेमेंट मिले तो वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। एक और बात, फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में लेते हैं, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। और ये अर्निंग कॉन्सेप्ट था, और ट्रांसफर इनकम है रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। ये अर्निंग कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज अर्न कब होगा? जब आप कुछ सर्विस दे रहे हैं। तो ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, अर्निंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रांसफर इनकम। इसके बाद सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप। सिटीजनशिप पॉलिटिकल होता है और रेसिडेंटशिप इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिटीजनशिप का मतलब, क्या आप उस देश के लीगल सिटीजन हैं? क्या आपको उस देश में वोट डालने का अधिकार है? क्या आपको उस देश के पॉलिसीज को पाने का राइट है? अगर है तो आप सिटीजनशिप में आएंगे। ठीक है, और रेसिडेंटशिप इकोनॉमिकल, जरूरी नहीं कि आप उस देश के सिटीजन हो, लेकिन आप उस देश में रह के कमा खा रहे हैं, आपका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट वहां पे है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पुराने समय में एक बहुत फेमस सिंगर थे, अदनान सामी। ठीक है, आप उनके कुछ पुराने गाने यूट्यूब में चेक कर सकते हैं, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। इसके अलावा जो लेटेस्ट उनके गाने थे बजरंगी भाईजान में, आप उनमें भी जाके उनको देख सकते हैं। वो पाकिस्तान के सिटीजन थे। उसके बाद उन्होंने इंडिया में शादी की, इंडिया में आए और इंडिया में उन्होंने अप्लाई किया कि मुझे इंडिया का सिटीजनशिप दीजिए। तब इंडियन गवर्नमेंट ने उनके अच्छे रहन सहन को देखते हुए, उनके इंडिया के प्रति लॉयल्टी को देखते हुए उनको इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया। इसका मतलब अब अदनान सामी इंडिया में वोट भी कर सकते हैं, इंडिया के पॉलिसीज को पाने के वो उनका अधिकार है, उनके पास वो राइट है, तो वो इंडिया के सिटीजन हो गए। सिटीजन पाने के दो रास्ते हैं, या तो आप इंडिया में पैदा होइए या फिर आप अप्लाई करिए। अगर आप किसी कंट्री में पैदा हो रहे हैं, जैसे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में अगर आप पैदा हुए तो आप इंडिया के सिटीजन हो गए, और या फिर आप अप्लाई करिए। जैसे अदनान सामी इंडिया में पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। ठीक है, और रेसिडेंटशिप, जैसे अक्षय कुमार कनाडा के सिटीजन थे और रिसेंटली उन्होंने इंडिया का सिटीजनशिप लिया है, लेकिन वो रेसिडेंटशिप इंडिया के थे। वो मतलब वो पिछले 20-25 साल से इंडिया में ही मूवीज बना रहे, भले वो मूवीज कितनी घटिया हो, घटिया मूवीज बना रहे हैं, यहीं पे करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं और भारत को टैक्स दे रहे हैं। लेकिन भारत में वो वोटिंग नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो भारत के रेसिडेंट थे, भारत में वो कमा रहे थे, भारत में टैक्स भर रहे थे, पर वो वोट नहीं कर सकते थे। और भारत सरकार की बनाई हुई जो पॉलिसीज थी, आयुष्मान भारत और भी कोई योजना, कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम, उसके लिए वो उनके पास वो क्राइटेरिया नहीं था जिसको फुलफिल करते। मतलब वो इंडिया के रेसिडेंट थे, लेकिन वो इंडिया के सिटीजन नहीं थे। जैसे हमारे माता पिता, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं, हमारे माता पिता जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, वो रहते भी भारत में हैं, वोटिंग भी भारत में करते हैं और कमाते खाते भी भारत में हैं। तो आप सबके जो माता पिता हैं वो सिटीजन भी भारत के हैं और रेसिडेंट भी भारत के हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिटीजनशिप पॉलिटिकल होता है और रेसिडेंटशिप इकोनॉमिकल।
सिटीजनशिप पाने के लिए या तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा या आपको वहां पैदा होना पड़ेगा, और रेसिडेंटशिप के लिए आपको कंट्री का सिटीजन होना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी कंट्री में रह के 2 साल से ज्यादा आप वहां पे कमा खा रहे हैं तो आप वहां के रेसिडेंट हो गए। जैसे अक्षय कुमार इतने कई सालों से भारत में रह रहे थे तो वो भारत के रेसिडेंट थे, ठीक है, भारत के सिटीजन नहीं थे। उन्होंने भारत के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और अब वो कनाडा के साथ साथ भारत के भी सिटीजन हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई टूरिस्ट आया, भारत में घूमा फिरा और वो वापस चला गया, तो क्या वो भारत का रेसिडेंटशिप है? नहीं। भारत का रेसिडेंटशिप बनने के लिए आपको 2 साल से ज्यादा भारत में रहना होगा, भारत में कमाना खाना होगा। अगर कोई 6 महीने किसी प्रोजेक्ट में काम करने आता है और भारत में काम करके चला जाता है तो भी वो भारत के रेसिडेंटशिप में नहीं आएगा। रेसिडेंट होने के लिए कम से कम आपको वहां पे कितने रहने पड़ेंगे? 2 साल से ज्यादा आपको भारत में रहना पड़ेगा, तब आप भारत की रेसिडेंटशिप कहलाएंगे। तो रेसिडेंटशिप, क्या आप उस कंट्री में कमा खा रहे हैं और आप उस कंट्री में टैक्स भरे तो आप रेसिडेंटशिप में आएंगे। और सिटीजनशिप, क्या आप उस देश में वोट करने के आपको राइट है। अगर वोट करने का राइट है तो आप वहां पे सिटीजनशिप पाने का 2 रास्ता है, या तो आप उस कंट्री में पैदा होइए या फिर आप अप्लाई कीजिए। और रेसिडेंटशिप आपको 2 साल से ज्यादा वहां रह के कमाना खाना पड़ेगा। अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और 2 साल से पहले ही आप चले जाते हैं तो आप वहां के रेसिडेंटशिप के अंडर में नहीं आएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जहां कंट्री का जो होम कंट्री है उसका रूल चलेगा, उसको कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और डोमेस्टिक टेरिटरी में जैसे भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी, ये पूरा भारत आएगा, लेकिन भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाएगा, एम्बेसी। एम्बेसी को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपको अमेरिका जाना है तो आपको दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हर देश के कैपिटल में अलग अलग कंट्रीज का एम्बेसी होता है। अगर आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखा है तो उसमें जब मुन्नी को, सलमान खान को पाकिस्तान छोड़ने जाना होता है तो वो दिल्ली में पहले पाकिस्तान के एम्बेसी जाते हैं वीजा के लिए। उसी तरह भारत में दिल्ली, भारत का कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां पे रशिया का, जापान का, जर्मनी का, इंग्लैंड का, अलग अलग कंट्रीज का वहां पे एम्बेसी है। तो क्या उस एम्बेसी में भारत का नियम चलेगा? नहीं। एम्बेसी दिल्ली में है, भारत के बाउंड्री में है, पर एम्बेसी में इंडिया का रूल नहीं चलेगा। सोचिए कितनी अजीब बात है। पॉलिटिकल बाउंड्री में वो इंडिया के है, दिल्ली इंडिया के अंडर में है और दिल्ली भारत का कैपिटल है, लेकिन दिल्ली में जो अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसी है वहां पे इंडिया का रूल नहीं चलेगा, मतलब वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई आदमी, मान लीजिए कोई आदमी जर्मन एम्बेसी का है, वो दिल्ली में क्राइम कोई कर देता है, कोई चोरी चकारी लूटमार करके वापस एम्बेसी में घुस जाता है, इंडिया की आर्मी, इंडिया की पुलिस एम्बेसी में जाके उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनको इम्यूनिटी मिली हुई है कि अगर आप एम्बेसी के लोग हैं तो इंडियन गवर्नमेंट का रूल वहां पे नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह अगर हमारा एम्बेसी अमेरिका में, जैसे यूएसए में इंडिया का एम्बेसी है, तो वो यूएसए में है, यूएसए का जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में अलग अलग कंट्रीज का एम्बेसी है, इंडिया का भी एम्बेसी है, तो उस एम्बेसी में इंडिया का रूल चलेगा, अमेरिका का रूल नहीं चलेगा। इसके पीछे एक कहानी सुनाता हूं आपको, रियल स्टोरी। जूलियन असांजे, जिन्होंने विकीलीक्स की स्थापना की थी, विकीलीक्स ने अमेरिका के बहुत सारे राज खोल दिए थे, सिर्फ अमेरिका के ही नहीं, अमेरिका इंडिया के बहुत सारे सीक्रेट्स उसने रिवील कर दिए थे। और वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, उसको अमेरिका अरेस्ट करना चाहता था, लेकिन अरेस्ट के डर से उसने लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में इक्वाडोर के एम्बेसी में असाइलम ले लिया। पॉलिटिकल वर्ड है असाइलम, हिंदी में इसको शरण लेना कहते हैं। तो उसने असाइलम ले लिया और लंदन की पुलिस, इंग्लैंड की पुलिस अगले 7 साल तक एंटर नहीं कर पाई। सोचिए, एम्बेसी लंदन में है लेकिन इंग्लैंड की पुलिस, इंग्लैंड की आर्मी एम्बेसी के अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो किसका टेरिटरी हो गया? इक्वाडोर का। वो है, वो जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो किसका है? इक्वाडोर का, भले वो लंदन में। तो एम्बेसी में किसका रूल चलेगा? जहां का वो एम्बेसी है, जिस कंट्री में है वहां का नहीं। एम्बेसी कहां का था? इक्वाडोर का, तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया? इक्वाडोर का, भले वो लंदन में था। अगले 7 साल तक वो वहां पे रहा
और उसको अरेस्ट नहीं किया जा सका। 2019 में जब इक्वेडोर ने उसका असाइलम विड्रॉ कर लिया, तब जाके लंदन की पुलिस को ऑर्डर मिला और वो अंदर जाके उसको अरेस्ट की। तो ये होता है एम्बेसी। इसका मतलब अगर पाकिस्तान का एम्बेसी इंडिया के दिल्ली में है तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है? पाकिस्तान का। जर्मनी का एम्बेसी दिल्ली में है तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है? जर्मनी का। रशिया का एम्बेसी न्यू दिल्ली में है तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है? रशिया का। तो ध्यान रखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी जहां कंट्री का रूल चले, ठीक है। वो इसी तरह इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी, लंदन में इंडिया का एम्बेसी है तो वो इंग्लैंड का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। जर्मनी में इंडिया का एम्बेसी है तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी होगा? इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, ना कि जर्मनी का। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ऑफिस को उसी कंट्री का रूल फॉलो करना पड़ता है जो ऑफिस जिस कंट्री में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो इंडिया में है वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है? इंडिया का, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर इंडिया में है तो उसको इंडिया के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा टेस्ला का ऑफिस अगर इंडिया में है, बैंगलोर में, तो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है? इंडिया का, क्योंकि टेस्ला अगर इंडिया में है तो उसे इंडिया के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। टाटा की बिल्डिंग अगर अमेरिका में है तो वो क्या इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं, वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है? अमेरिका का, क्योंकि वो कहां पे है? अमेरिका में। तो उसको किसका नियम मानना पड़ेगा? अमेरिका का। तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया? अमेरिका का। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबका डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, जैसे इंटरनेशनल वाटर्स। इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी जाके फिशिंग कर सकता है। जैसे श्रीलंका के भी फिशरमैन आके इंडियन ओशन में इंटरनेशनल वाटर्स में फिशिंग कर सकते हैं, इंडिया के भी फिशरमैन आके इंटरनेशनल वाटर्स में फिशिंग कर सकते हैं। तो वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, जहां पे बहुत सारे कंट्रीज के वर्कर्स काम करते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है? वो किसी एक कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में नहीं आएगा। समझ गए आप? और यूनाइटेड नेशंस में काम करने वाले लोग कहां के रेसिडेंट होंगे? जिस कंट्री के वो हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस में कोई इंडियन काम कर रहा है तो क्या वो अमेरिका का रेसिडेंट है? नहीं, वो इंडिया का रेसिडेंट है। WHO में कोई जर्मनी का व्यक्ति काम कर रहा है, कोई जर्मन काम कर रहा है तो वो कहां का नॉर्मल रेसिडेंट है? जर्मन का, जर्मनी का। क्यों? क्योंकि WHO, यूनाइटेड नेशंस में लोग 2 साल से ज्यादा काम नहीं करते एक जगह में, उनका 6 महीने में 8 महीने में पोस्टिंग इधर से उधर होता रहता है। और नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए आपको कम से कम 2 साल से ज्यादा वहां पे समय बिताना पड़ेगा। तो ये था डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात आपको? ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का। अगर मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट इंडिया में है तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है? वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। मैकडॉनल्ड्स अगर सऊदी अरब में है तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है? सऊदी अरब का। जैसे मैकडॉनल्ड्स भारत में, हम हिंदुओं के लिए गौ माता बहुत पूजनीय होती है। हमारे भारत में गौ माता को बहुत ज्यादा हम रेस्पेक्ट देते हैं, हमारे लिए वो मां के समान है। तो भारत में अगर मैकडॉनल्ड्स को काम करना है तो वो काउ मीट को नहीं यूज कर सकते अपने प्रोडक्ट्स में, क्योंकि उसे इंडिया का नियम मानना पड़ेगा। हाँ, अगर वो दूसरे कंट्री जाती है तो वहां के रूल्स के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स बहुत इजी है। फाइनल गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम करता है, इंटरमीडिएट गुड्स को कंज्यूम नहीं करता। समझते हैं कैसे? जैसे मिल्क, मिल्क जो है, अगर मैं अपने घर के लिए मिल्क ले रहा हूं तो फाइनल गुड्स है। क्यों? मैं उस मिल्क को बेचूंगा नहीं, मैं उस मिल्क को पीऊंगा या चाय बनाऊंगा, मतलब मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूं, तो वो फाइनल गुड है। लेकिन वही मिल्क अगर कोई डेयरी शॉप ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है? ताकि उसको दूसरे को बेच सके या फिर उससे मिठाई बना के बेच सके, तो वो मिल्क उसके लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। यानी अगर गुड्स को रीसेल करने के लिए परचेस किया गया है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और अगर गुड्स को फाइनल कंज्यूम करने के लिए यूज किया गया है तो वो फाइनल गुड्स है, ठीक है। जैसे बाइक्स, बाइक मैंने अपने लिए लिया तो फाइनल गुड है, लेकिन वही बाइक किसी शोरूम ने लिया, क्यों? ताकि दोबारा उसको बेच सके, इंटरमीडिएट गुड। ये मार्कर मैंने लिया या स्कूल ने लिया, क्यों लेते हैं? यूज करने के लिए, तो हमारे लिए ये मार्कर फाइनल गुड है। लेकिन अगर यही मार्कर स्टेशनरी शॉप ले रहा है तो वो अपने लिए नहीं ले रहा है, उसको दोबारा बेचने के लिए ले रहा है, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड। नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। एक और बात,
फाइनल गुड्स का डिमांड डायरेक्ट है, इंटरमीडिएट गुड्स का डिमांड डिराइव्ड है। कैसे समझते हैं? जैसे एक डेयरी शॉप दूध से मिठाई बना रहा है, अगर मिठाई डिमांड में है, उसकी मिठाइयां बिक रही हैं, तभी तो वो दूध लेगा ना। अगर उसकी मिठाइयां नहीं बिक रही हैं तो वो दूध क्यों लेगा? तो एक डेयरी शॉप के लिए वो दूध क्यों ले रहा है? क्योंकि उससे बनने वाली मिठाई डिमांड में। तो डेयरी शॉप के लिए दूध का डिमांड क्या हो जाएगा? डिराइव्ड। ठीक है। लेकिन अगर मैं मिल्क खरीद रहा हूं, मैं तो उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूं, तो मेरे लिए फाइनल गुड्स के लिए डिमांड क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। समझ गए आप? तो इंटरमीडिएट गुड्स का डिमांड डिराइव्ड है। मतलब अगर इंटरमीडिएट गुड्स से बनने वाला फाइनल गुड्स डिमांड में है तो इंटरमीडिएट गुड्स का डिमांड है, वरना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल शर्ट में लगने वाला जो बटन है या जो कॉलर है, अगर कंपनी के शर्ट्स डिमांड में है तो फिर वो बटन और वो कॉलर वो खरीदेगा, क्योंकि शर्ट्स डिमांड में है। बटन और कॉलर का डिमांड इंटरमीडिएट है। ठीक है। अगर बटन कॉलर का डिमांड तभी है क्योंकि उसके फाइनल प्रोडक्ट शर्ट का डिमांड है। अगर शर्ट का डिमांड नहीं है तो इंटरमीडिएट गुड्स का भी डिमांड नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, टाटा नैनो कार। टाटा नैनो कार को डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम करते थे तो फाइनल गुड था, लेकिन वही टाटा नैनो कार में जिस फैक्ट्री में वो बन रहा था, उस फैक्ट्री के मशीन्स का डिमांड तब होगा अगर उससे बनने वाले कार का डिमांड है। टाटा नैनो जैसी बंद हुआ उसका डिमांड, उसमें फैक्ट्री में जिन मशीन से वो टाटा नैनो बन रही थी उसका भी डिमांड खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो मेन प्रोडक्ट है फाइनल गुड्स, जब उसका डिमांड खत्म हो गया तो फिर मशीन्स और रॉ मटेरियल को क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उससे बनने वाले कार का ही डिमांड खत्म हो गया। तो इंटरमीडिएट गुड्स का डिमांड डिराइव्ड है। क्यों? क्योंकि वो अपने डिमांड को डिराइव करते हैं फाइनल गुड्स से। फाइनल गुड्स का डिमांड है तो उसके इंटरमीडिएट गुड्स का डिमांड है। ठीक है। जैसे चीनी, चीनी अगर मैं खरीदता हूं तो चीनी का डिमांड डायरेक्ट है, बिकॉज मैं चीनी को दूध में डालूंगा, चाय में डाल के डायरेक्ट उसको यूज करूंगा। लेकिन वो चीनी अगर एक मिठाई वाली शॉप, स्वीट शॉप खरीद रही है, क्यों? उससे खोआ बना के, मिठाई बना के वो बेचेगी। अगर उसके मिठाई और खोआ का डिमांड नहीं है तो उसके चीनी का भी डिमांड, वो चीनी क्यों कर देगा? क्योंकि उससे बनके जो मिठाई बन रही है फाइनल गुड्स, उसका डिमांड ही नहीं है। तो चीनी का डिमांड डेयरी शॉप के लिए या स्वीट शॉप के लिए क्या है? डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि उसके बनने वाले फाइनल प्रोडक्ट्स का, मिठाई का अगर डिमांड है तो चीनी का डिमांड है। तो फाइनल गुड्स का डिमांड डायरेक्ट, इंटरमीडिएट का डिराइव। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया हो। हमारा चैनल नया है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। ध्यान रखिए अपना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।